पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये एक सर्कल की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां एक नेता सिस्टम के खिलाफ उठता है और फिर धीरे धीरे उसी सिस्टम में बदल जाता है। और इस कहानी के केंद्र में है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का राइज अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे एक पॉलिटिकल वैक्यूम था। 80 के दशक तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हालत क्या थी? पूरी तरह सरेंडर। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस और लेफ्ट के बीच एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि बंगाल लेफ्ट के लिए छोड़ दिया गया है और इसकी जड़ें और गहरी थी। जब इंदिरा गांधी के दौर में लेफ्ट की विचारधारा को मेन स्ट्रीम में जगह मिली, कांग्रेस धीरे धीरे ऑपोजिशन नहीं फैसिलिटेटर बन गई और यहीं से ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, एक रिबेल के रूप में। 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की सिंपैथी वेव। इसी लहर में ममता बनर्जी जादवपुर से चुनाव जीतती हैं और हराती है लेफ्ट के दिग्गज सोमनाथ चैटर्जी को। ये एक सिग्नल था कि कोई है जो लेफ्ट को चैलेंज कर सकता है। इसके बाद ममता बनर्जी ने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की, विक्टिमहुड प्लस कॉन्फ्रंटेशन। लेफ्ट को प्रोवोक करना, रिएक्शन इनवाइट करना और फिर खुद को विक्टिम के रूप में प्रोजेक्ट करना। 1993 भीड़ इकट्ठा करना, लेफ्ट की हिंसा और मिसगवर्नेंस के खिलाफ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, मैनेजमेंट की कमी। भीड़ बेकाबू हो जाती है, पुलिस फायरिंग होती है और कई लोगों की जान जाती है। लेकिन यहीं से बनता है एक नैरेटिव, संघर्ष करने वाली नेता का। 21 जुलाई शहीद दिवस और ममता बनर्जी का कद लगातार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उनका कद बढ़ा, कांग्रेस के साथ टकराव भी बढ़ा और फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। ये वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजनीति बदल रही थी। ममता बनर्जी एनडीए में शामिल होती है और उनका कद राज्य और केंद्र दोनों में बढ़ता है। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार क्या था? विक्टिम कार्ड और फाइटर की इमेज। वो लगातार लेफ्ट का विरोध करती रही, यहाँ तक कि इलीगल इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर भी संसद में खड़ी हो गई। मतलब उनकी राजनीति क्लियर थी, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। लेकिन राजनीति का एक रूल है, जिससे आप लगातार लड़ते हैं, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। और ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ। लेफ्ट का विरोध करते करते वो खुद उसी मॉडल में ढल गई। 2011 लेफ्ट हारता है, ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता में आती है। लोगों को उम्मीद थी चेंज आएगा, लेकिन मॉडल वही रहा। जो चीजें लेफ्ट के खिलाफ जाती थी, वही पैटर्न रिपीट होने लगा। कैडर, पॉलिटिक्स, कंट्रोल, कन्फ्रंटेशन, सब कुछ वैसा ही। फिर भी वो 2 बार जीतती हैं क्योंकि ऑपोजिशन फ्रेगमेंटेड था। लेकिन गिरावट कहां से शुरू हुई? जब गवर्नेंस में अनइलेक्टेड लोगों की एंट्री हुई, जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से बाहर जाने लगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर्स बनते गए और यही किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है। और इस मामले में सोनिया गांधी की कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक जैसे साबित हुए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, इमेज। कुछ तथाकथित इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम ने उनको फाइटर इमेज का इतना एम्पलीफाई कर दिया कि वो खुद उसी में फंस गई। उन्हें लगा कि ये उनका पॉलिटिकल कैपिटल है। और फिर क्या हुआ? वो हर किसी से लड़ती रही, केंद्र से, संस्थाओं से, नगरपालिका से, यहाँ तक कि अपने एलाई से भी। लेकिन लोकतंत्र में हर समय कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्पेस नहीं होता। ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ममता बनर्जी लेफ्ट को हराने के लिए आई थी या उसे रिप्लेस करने आई थी? राजनीति में हार सिर्फ सरकार खोने से नहीं होती, कभी कभी हार इतनी गहरी होती है कि जमीन ही खिसक जाती है। ममता बनर्जी के साथ यही हुआ है। पहले नैरेटिव रियलिटी से कट गया, फिर गवर्नेंस परसेप्शन से पीछे छूट गया और अंत में जनता ने वर्डिक्ट दे दिया। जिस सीट को उन्होंने अपना गढ़ समझा,
वही भवानीपुर हाथ से निकल गया। मतलब साफ है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री की हार नहीं थी, ये उस पूरी राजनीति की हार थी जो कन्फ्रंटेशन पर चल रही थी, जो अनइलेक्टेड पावर सेंटर्स पर टिकी हुई थी और जो बदलती जनता को समझ नहीं पाई। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ सरकार नहीं बदलती, वो मैसेज देती है कि अब आपको सिर्फ कुर्सी से नहीं, सिस्टम से भी बाहर किया जा सकता है।